आज हम मुद्रा की पूर्ति की भारतीय संदर्भ में विभिन्न अवधारणाओं एवं उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनका मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतियों के निर्धारण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्राय हम ये मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तविक जगत में मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण पर देश के मौद्रिक अधिकारी के अलावा बैंकों व जनता का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुद्रा की पूर्ति पर मौद्रिक अधिकारी का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन बैंकों व जनता के योगदान को भी हम हटा नहीं सकते। मुद्रा की जो पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, उसमें मुद्रा में दो प्रकार से अंतर किया जाएगा। पहला साधारण मुद्रा और दूसरा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, जिसे हम रिजर्व मुद्रा या मौद्रिक आधार भी कहकर पुकारते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं भारत में जो मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं प्रचलन में है वो कौन कौन सी है। भारत में 4 प्रकार की मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 एंड M4। उसमें हम लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं M1। M1 को संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी भी कहा जाता है। इसमें जो है शामिल किया जाता है जनता के पास करेंसी को। जनता के पास करेंसी का मतलब है प्रचलन में नोट, प्रचलन में रुपया, प्रचलन में जो भी छोटे सिक्के हैं, और बैंकों के पास जो नकद राशि है वो सभी जनता के पास करेंसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर है बैंकों के पास मांग जमाएं। बैंकों के पास जो जनता की जमाएं मांग के रूप में पड़ी रहती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और उसके पश्चात है रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है उनको भी शामिल करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर के बनती है M1, जिसे हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट फिर है M2। M2 में M1 के साथ डाकघर में बचत बैंक की जमाएं जो होती है उनको शामिल किया जाता है, तो ये हो जाती है M2। M2 के बाद M3। M3 को विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है, और इसमें हम M1 के साथ बैंकों के पास जो मांग जमाएं होती है उनको भी शामिल करते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं M4। M4 में M3 है ना, M3 का मतलब विस्तृत मुद्रा, उसमें हम शामिल करेंगे डाकघर की कुल जमाएं। तो इस प्रकार से हमारे पास M4। ये मुद्रा के पूर्ति की 4 अवधारणाएं भारत में प्रचलित है। इसमें M1 और M3 जो है इन्हीं का विशेष महत्व है। M2 और M4 का कोई विशेष महत्व नहीं है। M1 का उपयोग संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को सूचित करने में किया जाता है, तथा M3 का जो उपयोग है वो विस्तृत अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को सूचित करने में किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं रिजर्व मुद्रा। रिजर्व मुद्रा क्या है? भारत में रिजर्व मुद्रा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा वह होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है और जनता व बैंकों के द्वारा रखी जाती है। यानी जब रिजर्व मुद्रा या उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा वो मुद्रा हम कहेंगे जिसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा छापा जाता है और उसे जनता और बैंक अपने पास रखते हैं। सरकार 1 रुपये के नोट छापती है, सिक्के व छोटे सिक्के चलाती है, जबकि रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी करेंसी नोट है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जाते हैं। रिजर्व बैंक की मुद्रा में इसके चलाए गए जो करेंसी नोट बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाएं व रिजर्व बैंक के पास अन्य सेवाएं भी शामिल होती है। तो इस प्रकार से रिजर्व मुद्रा के अंग कौन कौन से होंगे? तो रिजर्व मुद्रा के अंग होते हैं, पहला प्रचलन में करेंसी, यानी जो जनता के पास प्रचलन में करेंसी उपलब्ध है। फिर रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाएं, बैंक जो रिजर्व बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं वो भी रिजर्व मुद्रा का अंग है। और तीसरा है फिर रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इन बैंकों के अलावा जो अन्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होती है उसे भी हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट है फिर भारत में रिजर्व मुद्रा के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से स्रोत हैं? तो रिजर्व मुद्रा के स्रोत में सबसे पहला है रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को उधार, जो रिजर्व बैंक सरकार को उधार देती है वह।
दूसरा, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को उधार, बैंकों को भी वो उधार देता है। फिर रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार। फिर है रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां। नेक्स्ट, जनता को सरकार की करेंसी देनदारियां और रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां। ये सभी रिजर्व मुद्रा के स्रोत कहलाते हैं। अगर हम इसमें 2.1, 2, 3, 4 और 5, ऊपर वाले जो 5 हैं, इनको अगर हम जोड़ दें, है ना, और अंतिम जो है घटा दें, तो जो परिणाम प्राप्त होंगे वो दोनों ही समान होंगे। तो जो रिजर्व मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को दी जाने वाली शुद्ध उधार की राशि ही होती है। भारत में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है, जिसमें रिजर्व मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सरकार को दी जाने वाली शुद्ध उधार ही होती है। नेक्स्ट, फिर हम आते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और रिजर्व मुद्रा जिसे हम कहते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है आपस में, या क्या संबंध हो सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति से हमारा मतलब M1 और M3 से होगा, संकीर्ण मुद्रा या विस्तृत मुद्रा। और रिजर्व मुद्रा को हम RM कह सकते हैं या H भी कहा जाता है कई कई जगह, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी। इनका संबंध मुद्रा गुणांक की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मुद्रा गुणक से इसका ज्ञान करना चाहते हैं, अगर हम M1 लें, है ना, M1 का मतलब है मुद्रा गुणांक 1, तो इसका हो जाएगा M1 बटा RM। या अगर हमें M1 ज्ञात करना है ना, अगर संकीर्ण मुद्रा ज्ञात करनी है तो M1 इजिकल टू छोटा M1, यानी ये मुद्रा गुणक को सूचित करता है, इनटू रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, उससे गुणा करेंगे तो हमारे पास संकीर्ण मुद्रा आ जाएगी। अगर हमें विस्तृत मुद्रा ज्ञात करनी है तो ऐसी स्थिति में M3 कहेंगे। मुद्रा M, छोटे m का मतलब है मुद्रा गुणक, और M3 का मतलब है विस्तृत मुद्रा का मुद्रा गुणक, इजिकल टू हो जाएगा M3 बटा RM यानी रिजर्व मुद्रा। अगर इसको हमें M3 को ज्ञात करना है या अगर हमें विस्तृत मुद्रा को ज्ञात करना है तो हो जाएगा मुद्रा गुणक इनटू रिजर्व मुद्रा। तो इस प्रकार से हम जो है रिजर्व मुद्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, मुद्रा गुणक भी ज्ञात कर सकते हैं और मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो पहला रिजर्व मुद्रा और मुद्रा गुणांक है ना, चूंकि रिजर्व मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा होती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में उच्च शक्ति मुद्रा सिद्धांत या H सिद्धांत का प्रयोग माना जाता है। मुद्रा के सृजन को समझने के लिए हमें मुद्रा गुणक का अध्ययन करना होता है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में मुद्रा गुणक पूरा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ऊपर हमने यहाँ पर M1 और M3 वह रिजर्व मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा का उल्लेख कर चुके हैं, यानी H हम कहेंगे RM इजिकल टू H या RM को H भी कहा जाता है। और हम ये भी देख चुके हैं कि M1 इजिकल टू होता है M1 इंटू RM, या इसको हम लिख सकते हैं M1 इंटू H। इसी प्रकार से M3, ये M3 है, E नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं M3 इंटू H। तो जहाँ M1 और M3 जो है वो मुद्रा गुणक को व्यक्त करते हैं, है ना। जो M1 छोटा वाला M1 है, ये संकीर्ण मुद्रा के संबंध में मुद्रा गुणक को व्यक्त करता है, और ये जो M3 है ये विस्तृत मुद्रा के संदर्भ में M3 को व्यक्त करता है या विस्तृत मुद्रा को व्यक्त करता है। अब जो हमारे सामने मुख्य समस्या है वो है मुद्रा गुणक की गणना कि मुद्रा की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाती है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अर्थव्यवस्था में मुद्रा या तो जनता के पास करेंसी के रूप में होती है या नकद रूप में होती है, अथवा बैंकों में जमाओं के रूप में पड़ी रहती है। मान लीजिए जो जनता के पास करेंसी या नकद राशि की मात्रा है, यानी जनता के पास जो नकद राशि की मात्रा है उसको हम C से व्यक्त करें, और बैंकों के पास जो कुल जमाएं हैं उनको हम R के द्वारा व्यक्त करें, तो हमारे पास जो उच्च शक्ति मुद्रा या हाई पावर्ड मनी है वो हो जाएगी H इजिकल टू C प्लस R।
अब हम मान लेते हैं कि जनता अपने पास बैंक जमाओं का अनुपात रखती है और उस अनुपात को हम बी कहते हैं, है ना। एक अनुपात रखती है, उसे हम बी कहेंगे। और बैंकों का जो वांछित रिजर्व अनुपात है, जो बैंक अपने पास रखते हैं साख सृजन के समय, उसको हम एक्स से व्यक्त करें। तो बैंक जमाओं को अगर हम डी से सूचित कर दें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हो जाएगा सी इज इक्वल टू बी डी, यानी बैंक जमाओं का अनुपात। और इसी प्रकार से आर है वो हमारे पास हो जाएगा एक्स डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हमने बी क्या माना है, जनता जो अपने पास बैंक जमाओं का अनुपात रखती है उसको हमने बी माना है, और जो बैंकों का वांछित रिजर्व अनुपात है उसे हमने एक्स माना है। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा सी इज इक्वल टू बी डी और आर इज इक्वल टू एक्स डी। अब यदि समीकरण जो हमने ये बनाए हैं, दो समीकरण हमें मिले हैं, ये था 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण और ये 3 नंबर समीकरण। तो इस प्रकार समीकरण 2 और 3 को अगर हम समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या था हमारा, एच इज इक्वल टू सी प्लस आर। देखिए अगर मैं इसमें रखता हूँ एच इज इक्वल टू सी प्लस आर, अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू, अब सी की जगह रखेंगे बी डी प्लस आर की जगह रखेंगे हम एक्स डी, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू, अगर हम डी बार ले लें तो अंदर हो जाएगा हमारे पास बी प्लस एक्स। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि डी कॉमन है इसलिए हमने डी बार ले लिया है और इधर हमारे पास रहेगा एच। अब अगर मैं इसको और आगे डिफाइन करूँ और डी को इस तरफ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर डी को मैं इधर ही रखूँ तो बी प्लस एक्स को लाऊंगा तो मैं इधर नीचे आ जाएगा, तो बी प्लस एक्स जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा एच बटा बी प्लस एक्स इज इक्वल टू डी, या डी को इस तरफ भी हम लिख सकते हैं। तो जो मुद्रा गुणक के गणना की विधि है ना, उसके हिसाब से अब हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास जो समीकरण आ गया ये है चौथा समीकरण। अब अगर समीकरण 2 और 4 से अगर हम ज्ञात करना चाहें, है ना, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, समीकरण 2 जो हमने निकाला था C इज इक्वल टू बी डी, यानी C की जगह हमने लिखा था बी डी। और समीकरण 2 व 4 से अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू एच बटा बी प्लस एक्स, है ना। इसको हम आगे और करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी एच बटा बी प्लस एक्स प्लस एच बटा बी प्लस एक्स, है ना। और अगर हम इनको और हल करें तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू बी प्लस 1 बटा बी प्लस एक्स और बाहर आ जाएगा हमारे पास एच। यहाँ देखिए यहाँ भी बी प्लस एक्स है, यहाँ भी बी प्लस एक्स है, इसलिए बी प्लस एक्स कॉमन रह जाएगा, है ना। और यहाँ ये जो एच है दोनों में कॉमन है इसलिए एच को हम बाहर रख लेंगे, और बी प्लस एक्स का जब हम इसमें बी में भाग देंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 1 हो जाएगा। बी प्लस एक्स का बी प्लस एक्स में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी प्लस 1। तो अब हमारे पास आ गया बी प्लस 1 बटा बी प्लस एक्स इंटू एच। तो ये हमारे पास जो आ गया है 5वां समीकरण आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 समीकरण प्राप्त हो गए। अब अगर हम 5वें समीकरण के हिसाब से देखें बी प्लस 1 बटा बी प्लस एक्स, तो ये जो मुद्रा गुणक है ये हमारा मल्टीप्लायर बन जाता है या मुद्रा गुणक बन जाता है।
और इस आशय से जो मुद्रा की पूर्ति होती है, वो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, M इजिकल टू M इंटू एच, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा, या इसे हम RM बोलते हैं, रिजर्व मुद्रा, दोनों ही लिख सकते हैं, हम RM भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें पूर्व में भी बता चुके हैं कि अगर हमें M1 की पूर्ति जो है संकीर्ण मुद्रा के अर्थ में ज्ञात करनी है तो यहाँ हो जाएगा M1 इंटू एच, और अगर हमें व्यापक अर्थ में M3 के अर्थ में ज्ञात करनी है तो यहाँ M3 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मुद्रा की पूर्ति को ज्ञात कर सकते हैं। और मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण में मुद्रा गुणक व रिजर्व मुद्रा का योगदान स्पष्ट हो जाता है। अब हमें ध्यान में रहना चाहिए कि मुद्रा की सप्लाई चाहे वह संकीर्ण अर्थ में हो M1 के रूप में हो या व्यापक अर्थ में M3 के रूप में हो, रिजर्व मुद्रा से अधिक होती है। उस पर मुद्रा गुणक M1 एवं M3 छोटे वाले का प्रभाव पड़ता है। यही मुद्रा की पूर्ति के संबंध में H सिद्धांत कहलाता है, जिसे हाई पावर्ड मनी सिद्धांत कहते हैं। हम अपनी मान्यताओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अन्य प्रकार का मुद्रा गुणक भी निकाल सकते हैं, जिससे राशि पहले से भिन्न आएगी। प्राय जो है मांग जमाओं के साथ अवधि जमाओं को शामिल करके या विस्तृत मुद्रा का गुणक निकाला जाता है, जो अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो भारत में है ना, कुछ नए प्रकार के मौद्रिक एवं तरलता समग्र राशियाँ, मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिनकी जो अध्ययन है वो उच्च शिक्षा में किया जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक प्रयोग में लिया जाता है NM1, है ना, इस तरह के प्रयोग में लिए जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। NM1 ये जो नए एग्रीगेट्स काम में लिए जाने लगे हैं, इससे NM1 का मतलब होता है जनता के पास करेंसी प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएं व रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। फिर लिया जाता है NM2, इसमें NM1 प्लस रेजिडेंट्स की अल्पकालीन अवधि की जमाओं को शामिल किया जाता है। फिर लिया जाता है NM3, ये नए एग्रीगेट्स हैं, बस थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें M2 है ना, प्लस रेजिडेंट्स की दीर्घकालीन अवधि की जमाओं सहित वित्तीय संस्थाओं से की जाने वाली काल अवधि की फंडिंग को भी शामिल किया जाता है। फिर लिक्विडिटी के कुछ लिए जाते हैं L1 होता है NM3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की समस्त जमाएं। फिर लिया जाता है L2 में L1 प्लस अवधि उधार संस्थाओं की अवधि जमाएं और पुनर्वित्त संस्थाओं की अवधि जमाएं। उसके साथ में वित्तीय संस्थाओं के अवधि उधार की राशियां और वित्तीय संस्था द्वारा जारी डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स भी शामिल किए जाते हैं। और फिर लिया जाता है L3, इसमें L2 प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाओं को शामिल किया जाता है। क्योंकि ये अभी आप कोर्स में नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार से जो नए एग्रीगेट्स आजकल भारत में काम में लिए जाने लगे हैं वो इस प्रकार के हैं। तो आज हमने मुद्रा की पूर्ति के संबंध में भारत के संदर्भ में ये देखा कि मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं कौन कौन सी है, रिजर्व मुद्रा किसे कहा जाता है, M1, M2, M3 और M4 क्या है। M1 को हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, जबकि M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। इसी के साथ ही मुद्रा गुणक एवं मुद्रा की पूर्ति के मध्य क्या संबंध है।